राधिका की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं हो रही थी, जिसके लिए उसे बहुत ताने सुनने पड़ते थे। एक रोज वो बाजार में सब्जी खरीद रही थी। भैया, ये टमाटर कैसे दिए? आपके लिए बिल्कुल फ्री है। राधिका हैरान हो गई। क्यों भैया, मुझे आप फ्री में टमाटर क्यों दे रहे हैं? मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, आप एक बांझ औरत हो, इसीलिए आप पर तरस खाकर मैं फ्री में टमाटर दे रहा हूँ। इतने में आसपास के लोग राधिका को पहचान गए और उसे बांझ बांझ कहकर चिढ़ाने लगे। ये देखो, बांझ औरत सब्जी खरीद रही है। अगर मैं इसकी जगह होती तो शर्म के मारे बाहर ही ना निकलती। अरे ओ बांझ औरत, घर से बाहर निकलना बंद कर दे, वरना हमारी बहू बेटियों पर गलत असर पड़ेगा। कहीं वो भी तेरा चेहरा देखकर बांझ ना बन जाए। इस तरह सभी लोगों के ताने सुनकर राधिका परेशान हो गई और बिना कोई सब्जी लिए वहां से चली गई। सब्जी वाला और बाकी सभी लोग उसे जाता हुआ देखकर हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ शाम को जब उसका पति विवेक घर लौट रहा था, तो रास्ते में सभी उसे चिढ़ाने लगे। ये सब सुनकर विवेक को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो उन लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगा और उन्हें मारने पीटने लगा। मारपीट करके वो घर लौटा। बेटा, तू लोगों की बातों को इग्नोर कर दिया कर, ये जनता है ही ऐसी। अगर तू कोई तरक्की कर लेगा तब कोई तुझे बधाई देने नहीं आएगा, पर अगर कोई एक कमी होगी ना तो पूरा जमाना तुझ पर थूकने चला आएगा। हाँ बेटा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। मुझे लगता है बहू में ही कोई कमी है। तू ऐसा कर, दूसरी शादी कर ले। इतने में उसकी बहू ने ये सब सुन लिया और उनके पास आकर बोली, माँ जी, ऐसा जरूरी तो नहीं कि कमी मेरे अंदर ही हो सकता है विवेक के अंदर कोई कमी हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं दूसरी शादी कर लूं। इस तरह राधिका और उसकी सास की बहस होने लगी, लेकिन राधिका के ससुर ने उन दोनों को चुप कराया और वो लोग सो गए। अगली सुबह राधिका के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। वो बहुत तेज तेज चीखने लगी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। राधिका के इतना बोलते ही विवेक वहीं खुशी से उछल पड़ा और कमरे से बाहर आकर जोर जोर से डांस करने लगा। लगता है बहुत गहरा सदमा पहुंचा है मेरे बेटे को। अब तो उसकी दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। ये क्या, बहू चीख रही है और तू यहाँ पर डांस कर रहा है? सही कहा था तुमने विवेक की माँ, ये सच में पागल हो गया है। जल्दी चलो, बहू की हालत खराब हो रही होगी, देखते हैं क्या हुआ है उसे। वो लोग राधिका के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। उन लोगों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और डिलीवरी के बाद जो भी दवाइयां और इंजेक्शन लगने होते हैं उसे लगाए गए। अब समझ में आया आप लोगों को कि मैं क्यों डांस कर रहा था? विवेक के इतना बोलते ही उसकी माँ ने उसे एक थप्पड़ चढ़ा। बहू को जब पेट में दर्द हो रहा था तो तुझे हम लोगों को आकर बताना चाहिए था, ना कि बाहर आकर डांस करना चाहिए था। डिलीवरी के समय उसके पास कोई नहीं था। अभी बहू को कुछ हो जाता तो। वो लोग हैरान तो हो गए, अचानक से बच्चा पैदा कैसे हुआ। लेकिन इतने दिनों से उन लोगों ने लोगों के इतने ताने सुने थे कि बच्चा होने पर वो खुशी के मारे सब कुछ भूल गए। इस तरीके से सारा घर खुशियां बनाने लगा। लेकिन अगली सुबह फिर से उसके पेट में दर्द होने लगा। विवेक, कुछ कीजिए, मेरे पेट में फिर से दर्द हो रहा है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। अभी कल ही तुमने एक बच्चे को जन्म दिया है ना, तो हो सकता है इस वजह से दर्द हो रहा हो। विवेक ने फिर डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले ही राधिका एक और बच्चे को जन्म दे चुकी थी। ये सब देखकर उसके घर वाले हैरान हो गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कल ही तो तूने एक बच्चे को जन्म दिया था, आज फिर से कम 9 महीने तो लगते हैं ना दूसरा बच्चा पैदा करने में। राधिका के पास उसकी सास की बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुप थी। लेकिन तीसरे दिन फिर से उसके पेट में दर्द उठा और उसने फिर से एक बच्चे को जन्म दिया। अब बात बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि कुदरती रूप से तो ऐसा होना संभव नहीं था। उसकी सास ने बहू पर खूब गुस्सा किया। देख बहू, अब तू सच सच बता कि आखिर मामला क्या है। इस तरह रोज रोज बच्चे पैदा करती रहेगी तब तो हमारे घर में लाइन लग जाएगी बच्चों की। माँ जी, लगता है आपको सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। राधिका कुछ दिन पहले की बात बताने लगी, जब लोगों के ताने सुनकर राधिका एक दिन अपनी सहेली के पास गई थी। दिव्या, तेरी शादी को सिर्फ 2 साल हुए और तेरे 2 बच्चे हो गए, पर मेरी शादी के 5 साल बीत गए। मेरी एक भी संतान नहीं है। लोग मुझे 5-5 कहकर चिढ़ाते हैं। इतना सब कुछ हो गया और राधिका, और तू मुझे अब बता रही है? तुझे पहले बताना चाहिए था ना, मेरे पास इसका इलाज है। राधिका को दिव्या की बात सुनकर थोड़ी सी राहत महसूस हुई। देख दिव्या, अगर तू किसी डॉक्टर के पास मुझे ले जा रही है तो उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम दोनों ने बहुत हॉस्पिटल के चक्कर लगा लिए पर कोई फायदा नहीं हुआ। अरे नहीं, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ। कहते हैं वो हिमालय की गोद में ही रहे बचपन से। कहते हैं उनके पास हिमालय की ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि किसी का भी बांझपन 1 सेकंड में खत्म हो सकता है। अब राधिका ने अपने ससुराल में कहा कि वो कुछ दिनों के लिए मायके जा रही है। उसने अपने ससुराल में झूठ बोला और मायके का बहाना लगाकर अपनी दोस्त दिव्या के साथ हिमालय की वादियों में उसी तांत्रिक के पास पहुंच गई। ओम भद्रकाली जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली।
जैसे वो दोनों तांत्रिक के पास पहुंची, बाबा अब आप ही मेरी जिंदगी का एक सहारा बचे हो। राधिका ने सारी बात उस तांत्रिक को बताई। परेशान मत हो बच्चा, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों की गोद भरी है। ये लो भभूत, इसे दूध में मिलाकर पी लेना और फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या पानी मिल सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ का पानी भी प्रसाद है। आप दोनों यहीं बैठो, मैं हिमालय की गोद से जो नदी बहकर जा रही है वहीं का शुद्ध पानी भरकर तुम्हारे लिए लाता हूँ। जैसे तांत्रिक पानी लेने गया, राधिका ने वहाँ पड़ी ढेर सारी भभूत चुरा ली। थोड़ी देर में बाबा पानी लेकर आए। पानी पीकर वो लोग वापस आ गए। राधिका तूने बाबा की यहाँ चोरी कर ली, ऐसा क्यों किया तूने? भगवान के दरबार में कोई चोरी नहीं होती, प्रसाद समझकर मैंने उठा लिया। इस तरह राधिका ने दूध पिया और हर दिन उसके बच्चे होने लगे। अब धीरे धीरे उसके 6 बच्चे हो गए। माँ जी मैंने सोचा था कि मेरे अंदर बांझपन बहुत ज्यादा है, इसीलिए थोड़ी सी भभूत से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैंने सारी भभूत उठाई और एक बार में गटक गई। अब जल्दी से हमें उन तांत्रिक बाबा के पास चलना पड़ेगा, वही इसका उपाय बता सकते हैं, वरना ऐसे तो एक साल में 365 बच्चे पैदा हो जाएंगे। वो लोग पूरे परिवार के साथ उस तांत्रिक बाबा के पास गए। राधिका ने सारी बात तांत्रिक को बताई। कोई बात नहीं बच्चा, बच्चे तो गलतियां करते ही हैं। ये भभूत मेरे सामने खा लो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर पानी पीना है तो ये रखा है, मैं यहाँ से उठकर नहीं जाने वाला। सभी लोग हंसने लगे। माँ काली और बाबा जी का आशीर्वाद लेकर वो सब वापस आ गए और खुशी खुशी रहने लगे। चंदा की सास बिमला गड्डी के नोट बार बार गिन रही थी। आज उनकी काफी अच्छी कमाई हुई थी, पर ये पैसा ईमानदारी की कमाई का नहीं, बेईमानी की कमाई का है। अरे अम्मा बस भी करो, नोटों को नजर लग जाएगी। कितनी बार तो गिन चुकी हो, अब ये थोड़ी है कि बार बार गिनने से नोट बढ़ जाएंगे। बहू सच, आज तो हमारी अच्छी कमाई हुई है, हमने बच्चा अच्छे दामों में बेच दिया। अम्मा कल किस पर हाथ मारना है? हमें नई कॉलोनी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हॉस्पिटल में तो अभी बहुत सख्ती चल रही है। अरे बहू नई कॉलोनी बनी है ना? हाँ मैंने सुना है किसी औरत को बच्चा होने वाला है, किसी नौकरानी की जरूरत है। तो समझ गई ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ माँ, इतने समय से हम बच्चा चुरा रहे हैं, आज तक किसी को भी हम पर शक नहीं हुआ, तो आगे भी नहीं होगा। विमला और चंदा दोनों बच्चा चुराने वाली सास बहू थी। जहाँ भी किसी के नया बच्चा पैदा होता, वो दोनों सास बहू तरकीब लड़ाकर बच्चे को चुरा लेती। विमला के पति को गुजरे कई साल हो चुके थे और चंदा का पति एक कारखाने में काम करता था। चंदा के पति दिनेश को इस बात की कानो कान भी खबर नहीं थी कि उसकी माँ और पत्नी बच्चा चोर हैं। नई सोसाइटी में किरण नाम की एक महिला को बच्चा होने वाला था और वो एक नौकरानी की तलाश कर रही थी। चंदा उस घर में नौकरी के लिए जाती है और घर की घंटी बज। नमस्ते मैडम, मुझे पता चला आपको नौकरानी की जरूरत थी। हाँ, अच्छा तो तुम्हें सुनैना ने भेजा है? ये सुनैना कौन है? होगी कोई, मुझे क्या। जी सुनैना जी ने भेजा है। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें सारा काम समझा देती हूँ। सुनैना का फोन होगा। हेलो, थैंक यू यार, तूने काम वाली भेजकर मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, थैंक यू सो मच। अच्छा वो आ गई काम वाली? चलो ठीक है, क्योंकि वो मना कर रही थी कि उसके पास टाइम नहीं, हो सकता है आ गई है, तो चल ठीक है करवा ले फिर तू काम। किरण की सहेली सुनैना को लगा कि जो काम वाली उसने बताई थी वही काम करने आई है, इसलिए बात वहीं खत्म हो जाती है। चंदा अब किरण के घर में काम करने लगती है। कुछ समय बाद किरण के बेटा पैदा होता है। किरण अब चंदा पर बहुत भरोसा करने लगी थी। चंदा तेरी नजर में कोई अच्छी मालिश वाली हो तो बताना मुझे अपनी और मुन्ना की मालिश के लिए रखना है। मालिश वाली? मालकिन मेरी सास मालिश का काम करती है, वो दाई है, काफी घरों में जच्चा बच्चा की मालिश के लिए जाती रहती है। अच्छा तो फिर एक काम कर, तू उनको ही बोल दे, सुबह आकर मेरी और बच्चे की मालिश कर जाया करें। ठीक है मालकिन, मैं आज ही अपनी सास को बोल दूंगी, कल से वो आपके घर आ जाया करेंगी। चंदा का काम बन गया। अगले दिन बिमला मालिश के लिए आ जाती है और वो किरण और उसके बच्चे की मालिश करनी शुरू कर देती है। बिमला को मालिश करते हुए 2 दिन हो चुके थे। मालकिन, मैंने मुन्ना की मालिश करके उसे धूप में थोड़ी देर लिटा दिया है, या तो आप नहा लो, फिर मैं बच्चे को नहला दूंगी। ठीक है, फिर आप मुन्ना के पास बैठो, मैं नहा कर आती हूँ। चंदा तब तक अपनी सास को चाय बनाकर दे दे, वो बहुत देर से आई बैठी है। मालिक ऑफिस जा चुके हैं, बाहर दरवाजे की कुंडी भी लगा दे।
ठीक है मालकिन, मैं लगा देती हूँ। आप नहाकर आ जाओ, तब तक मैं आपकी भी चाय बना दूंगी। बिमला और चंदा इसी मौके की तलाश में थी। वो दोनों बच्चे को गोदी में लेती हैं और दरवाजा खोलकर भाग जाती हैं। कुछ देर बाद किरण नहाकर लौटती है। उसका बच्चा वहां नहीं था। बिमला और चंदा भी गायब थे। मुन्ना कहाँ गया? चंदा और उसकी सास भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चंदा, ओ चंदा, यहाँ भी नहीं है। ये दोनों मुन्ना को लेकर गई कहाँ है? किरण ने पूरा घर छान मारा, घर में कोई भी नहीं था। किरण जोर जोर से रोने लगती है और अपने पति को फोन मिलाती है। कुछ देर बाद पुलिस भी आ जाती है। जैसा कि आप हमें बता रहे हो कि आपने कुछ दिन पहले ही चंदा को अपने घर नौकरी पर रखा था और उसी की सास आपने मालिश के लिए लगाई थी, हैं? तो कुल मिलाकर यही बात सामने आ रही है कि ये वही बच्चा चोर सास बहू हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। कुछ दिन पहले इन्होंने एक हॉस्पिटल से भी एक बच्ची को चुराया था। कुछ समय से ये हॉस्पिटल से बच्चे नहीं चुरा रही क्योंकि पुलिस ने हॉस्पिटल में सख्ती कर दी है। इसीलिए अब वो सोसाइटी को अपना निशाना बना रही है। आप घबराइए नहीं, पुलिस जल्दी ही उन्हें पकड़ लेगी। आपको ये नौकरानी के बारे में कैसे पता चला था? मेरी सहेली सुनैना ने ये काम वाली भेजी थी। किरण पुलिस को सारी बात बताती है। कुछ देर बाद सुनैना भी आ जाती है, पर उसकी बातें सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सुनैना के साथ एक औरत भी थी। किरण, मैंने तो इनके लिए बोला था, ये तो तुम्हारे पास काम के लिए आई ही नहीं, फिर तुमने किसे काम पर रख लिया? बीबी जी, मैं आ नहीं सकी क्योंकि मेरा बेटा बीमार हो गया था, तो मैंने सभी घरों से छुट्टी ली हुई थी और मैंने पिछले 15 दिन से कोई भी नया काम नहीं पकड़ा। सुनैना और उसकी कामवाली की बात सुनकर किरण घबरा जाती है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप जल्दी कुछ कीजिए। पता नहीं वो दोनों हमारे बच्चे को न जाने किसे बेच देंगी। ये जो है हमारे स्केच आर्टिस्ट हैं, आप इन्हें उनका हुलिया बता दीजिए। इसकी सहायता से हम बहुत जल्द उन मुजरिम सास बहू तक पहुंच जाएंगे। किरण की हेल्प से पुलिस को चंदा और बिमला का हुलिया पता चल जाता है। दोनों के पोस्टर शहर में लगा दिए जाते हैं। चंदा और बिमला शहर छोड़कर भागने की तैयारी में थी कि तभी दिनेश को ये बात पता चल जाती है। तुम दोनों बच्चा चुराने का काम करती हो, मैं तुम दोनों का इस काम में बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। नहीं, तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगे। हम दोनों ने इतने पैसे जोड़ लिए हैं कि हम ये देश छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। बस इस बच्चे को हम एक परिवार को बेच रहे हैं। इस बच्चे के बदले हमें 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। बहू ठीक कह रही है दिनेश, कब तक दूसरों की नौकरी करके दर दर की ठोकरें खाता रहेगा? अरे अपने बारे में सोच, दुनिया की परवाह मत कर। अब हमने लाखों रुपए कमा लिए हैं, हम ऐश की जिंदगी जी सकते हैं बेटा। चलो माँ, रात हो चुकी है, इस समय हमें कोई नहीं देखेगा। मैंने बच्चे को नींद की गोली देकर सुला दिया है। हम इसे जल्दी से उस परिवार को बेचकर पैसे ले आते हैं, फिर आज रात ही ये देश छोड़कर चले जाएंगे। चंदा और बिमला दोनों सास बहू बच्चे को बेचने के लिए चली जाती हैं, पर जब वो घर लौटती हैं, तो घर पर पुलिस को अपने सामने देख दोनों घबरा जाती हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये रही आपकी मुजरिम, मेरी माँ और मेरी पत्नी। ये दोनों ही बच्चा चुराती हैं, आप इनको ले जाइए। दिनेश, तुमने बहुत ही हिम्मत का काम किया है। अपनी माँ और अपनी पत्नी दोनों को पुलिस के हवाले करके तुमने जो इंसानियत का काम किया है ना, वो हर कोई नहीं करता। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने बच्चे को किसे बेचा है ये भी ये दोनों बता देंगी। मैं इन दोनों का चेहरा और नहीं देखना चाहता। हमें माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमसे भूल हो गई। सुनो जी, हमें ऐसे जेल मत भेजो। हमने तो ये हम तीनों के भविष्य के लिए किया था। सुनो जी, पुलिस को मना करो ना। दिनेश की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। आज उसे अपनी माँ और पत्नी दोनों से नफरत हो गई थी। बिमला और चंदा के बताए गए पते पर पुलिस पहुंचती है और बच्चे को किरण को सौंप दिया जाता है। बिमला और चंदा को सजा हो जाती है। दिनेश ने अपनी माँ और पत्नी को पुलिस के हवाले करके सचमुच रुको मेरे भक्त, अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है तो करें ये 2 उपाय। अगर आप मां लक्ष्मी को सच्चे दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, सुबह बिस्तर से उठने के बाद स्नान करके मां लक्ष्मी का आरती करना है, जिससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। नंबर 2, चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। इससे आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी।